हर्षिल, ये नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के पास गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा गांव। बस इतना हर यात्री जानता है, लेकिन अगर बाज की नज़रों से देखना है तो सिर्फ हर्षिल नहीं बल्कि पूरी हर्षिल घाटी को देखेंगे। इस घाटी को और भी सुंदर बनाने वाले हर गांव से गुजरेंगे और हाँ, इस साल की बर्फ की ठंडक आप तक भी पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर ऑफ हर्षिल वैली। अभी भी हम नदी के अंदर जा सकते हैं यहाँ से। क्या नाम है तेरा? गुड मॉर्निंग। पहाड़ों से कितना खतरनाक है, काटेगा तो निकालू तू, हाथ से खिला दू इसे, कहीं हाथ मेरा गायब कर दे। ले यहाँ से खा। सेट, बैठ जाओ। हाँ जी, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आपका इस साल के हमारे पहले एडवेंचर में। तो इस बार अभी जो है हम हर्षिल वैली में हैं। इस गांव का नाम जो है सुक्खी है और सुक्खी के टॉप में हैं हम। तो आप कह सकते हो कि हम जो है सुक्खी टॉप में हैं। यहाँ से बढ़िया पुराली वगैरह 3 गांव और पड़ते हैं हर्षिल तक। तो कल रात हम यहाँ पे पहुँचे थे। प्लान तो ये था कि सीधा हर्षिल ही टिका देते हैं, लेकिन बर्फ़ इतनी थी कि जो हमारी गाड़ी है वो स्किड कर रही थी। तो मेरे को लगा रात में रिस्क लेना सही नहीं है, तो हमने यहीं पे रोका और अब देखते हैं जितना आगे गाड़ी जाएगी वैसे एक्सप्लोर करते हुए जो है हर्षिल जाएंगे। तो देखो यार, प्लान ना अपना, थैंक यू डार्लिंग, प्लान अपना सिंपल सा है। 30 के बाद मेरे को लग रहा है थोड़ा, मतलब जब तक की जितनी जवानी बची है उसमें अंधे मज़े कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब जो है नेचर के साथ, दुनिया के साथ राड़े लेने हैं, पंगे लेने हैं। तो सबसे पहले जो है हम बर्फ के साथ पंगे लेने आए। तो इस ट्रिप का कोई उद्देश्य नहीं था हमारा, सिंपल ये था कि उत्तराखंड में मतलब कहाँ अपने को मस्त बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो मोस्टली ज़्यादातर जगह हम घूम गए हैं। बरसातों में हम जो है दयारा बुग्याल के लिए आए थे, तो उस समय मेरा मन था हर्षिल होके आऊँ, लेकिन बहुत सड़क टूटी हुई थी। तो बस यही एक ऐसी जगह बची थी अपने गढ़वाल साइड में जहाँ अपन नहीं आए हैं। तो इस बार जो है ये तमन्ना अपन पूरी कर रहे हैं और बर्फ़ के साथ पूरे सीरीज़ में पंगे लेते नज़र आएंगे आपको। और आज के दिन का पहला एडवेंचर है हमारा सुक्खी से। तो यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर पे अभी सर्दियों के वक्त एक पक्षी है जिसको मोनाल बोला जाता है। मोनाल वैसे उत्तराखंड का हमारा राज्य पक्षी भी है और नेपाल का जो है राष्ट्र पक्षी है। तो बड़ा खूबसूरत सा पक्षी है, मतलब मस्त कलरफुल, जैसे मोर पे प्रिंटेड से दिखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरे ख्याल में हमने इसको जब हम तुंगनाथ के लिए ट्रैक कर रहे थे तब भी हमको किस्मत से वो बर्ड दिखा था, बट उस वक्त तो हम बहुत अच्छे से उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। बट यहाँ से सुक्खी से थोड़ा ऊपर प्लान है कि वो जो है चुगने आते हैं, तो पेड़ों की जड़ वगैरह वो खाते हैं। और इस समय मतलब सर्दियों में जब खास करके बर्फ़ पड़ जाती है तो काफ़ी नीचे वो आ जाते हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसे स्पॉट कर पाएँ। तो प्लान ये है कि पहले अपन दूरबीन से देखेंगे मस्त करके बैठ के आराम से शांति से, और अगर अपने को मिल गई तो उसके बाद जो है कैमरे से अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। अब मिलती है नहीं मिलती हो तो किस्मत की बात है, बट लेट्स गो। मोनाल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं हमारे होम स्टे के ओनर और हमारे आज के गाइड राणा जी। राणा जी बड़े दिलचस्प इंसान हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, एक किसान हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आज का युवा अपनी सभ्यता और इस प्रकृति से जुड़ाव महसूस करे। तो राणा जी के साथ मोनाल को ढूंढने का सफर रोमांचक होने वाला है। मोनाल भी दिख गई है? अरे कितने कौवे हैं यार। नहीं कौवे हैं, ये कौवे हैं जो उड़ रहे हैं ना। हाँ कौवे हैं। ये जो आपके हम जो पास में पहुंचे हैं, ये जो हरे रंग के जंगल दिख रहे हैं, ये थुनेर का जंगल है। अच्छा। और इसको टैक्सस बकाटा भी बोला जाता है, और इससे टैक्सोल जो होता है कैंसर के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इन्हीं से निकलता है। देखो आप बिल्कुल अभी भी पाउडर बनी है। क्या बोलते हैं ये अपना ग्लूकोज पाउडर, ये देखो। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी धूप नहीं लगी है ना। हाँ, ये हार्ड नहीं हुआ है, पानी नहीं बना है। चलो। ये पेड़ से गिरा हुआ अखरोट मिला, सी उसके बाहर एक छिलका रहता है अखरोट का, और ये अखरोट है, दांत से नहीं टूटेगा।
इन पेड़ों की ये खाल है, ये तो गिरी हुई है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये खाल है, ये खुद ही छूट जाती है, ये देखिए। अच्छा, यही है टेक्सास बकाटा। हाँ, तो ये तो पेड़ टेक्सास बकाटा का हो गया। और ये जो खाल है इसकी ना, हाँ हाँ, तो इसको ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं इसको। अभी आपको जो छोटे छोटे पत्तियां है ना, हाँ जी, इन्हीं में से जो है कोई ना कोई जो है एक टहनी बनते बनते और इसी के साथ जुड़ जाएगा और एक पेड़ और मोटा होता जाएगा। जैसे कई पेड़ आपने देखे होंगे नीचे से, वो पीछे देखो आप कि उसमें कितने ही जो है अलग अलग पार्ट हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि ये अलग अलग ज्वाइंट एक साथ हैं, तो ये इन्हीं से निकले हुए हैं। हाँ, मतलब एक एक उससे ना रेशे की तरह निकल रहे हैं भाई, बिल्कुल रस्सी की तरह। ये जो पाँव के निशान दिख रहे हैं आपको, ये ना निशान, हाँ हाँ, छोटे छोटे ट्रायंगल में, हाँ, तो छोटे छोटे ये या तो मोनाल के होंगे या चकोर के होंगे। अच्छा, तो जैसे आगे मैं देख रहा हूँ तो हो सकता है मोनाल का भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा है काफी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट माला है ये अच्छा, जगह, ये माला है, माला है। और राइट साइड में ये अवाना है, अवाना। अवाना। ये जो बढ़िया एकदम बर्फ का वो दिख रहा है। हाँ, अभी भी हमें पूरा नहीं दिख रहा है, हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे वो और अच्छा दिखेगा। लग रहा है बाग का। बाग के पंख लग रहे हैं, बिल्कुल है। हाँ, भले बड़े नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा है। आइए, आ गई? नहीं नहीं, मोनाल तो नहीं, पर बकरा मिल जाएगा। अच्छा, मोनाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो ट्रेल है और जो व्यू यहाँ से दिख रहा है वो बहुत मज़ेदार है। वाह, ठीक है, मुझे मोनाल तो नहीं दिखा, हाँ पर जो थार होता है ना, हाँ, माउंटेन गॉड जिसको बोलते हैं, हाँ, वो मेल दिख गया मेरे को। अरे वाह, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत शानदार, अकेला ही है अभी वो। आप इससे एडजस्ट कर लो और मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ, क्योंकि मेरे को तो अब वो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है ना। पिछवाड़े ठंडे पड़ गए अंकल जी। नहीं नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, बड़ा एंजॉय है ये तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें कुछ देखना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है। कि राइट साइड में थोड़ा आगे जाके एक चट्टान है, वो मतलब है ना, दिख रही है, पत्थर की है ना, चट्टान है। पत्थर की चट्टान। उसके नेक्स्ट एक और चट्टान है, छोटी सी, ठीक है। अब उसकी आप 12 बजे जाइए। काफी देर ट्रैक करने के बाद हमें मोनाल तो नहीं, लेकिन एक जंगली बकरा दिखाई दिया, जिसे हिमालयन थार या सरल शब्दों में हिमालयन गोट कह लो, दिखाई पड़ा। अब उसे साफ साफ रिकॉर्ड कर पाना हमारे कैमरा लेंस की क्षमता से बाहर था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वो हमें दिखाई पड़ा। मोनाल देखते देखते हम थक गए हैं। मोनाल तो नहीं दिखी हमें, लेकिन पूरे सफ़र का मज़ा आ गया है। क्यों? एक वो दिखाए जंगली बकरा, लेकिन अभी सफ़र शुरू हुआ है और अभी पूरे सफ़र में जो है हम बर्फ़ के बहुत मज़े लेंगे। सुक्खी गांव तक का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है और सुक्खी गांव से हर्षिल घाटी शुरू हो जाती है और इसके बाद हर्षिल आने तक इस घाटी में 3 प्रमुख गांव और हैं, जसपुर, पुराली और झाला। तो जहां मन करेगा वहां रुकते हुए आराम से हर्षिल पहुंचेंगे। कल रात मतलब तकरीबन 9 बजे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये जो है हर्षिल से 15 किलोमीटर पीछे है। मूड हमारा ऐसा था कि सीधे कोटद्वार से हर्षिल ही टेकनी है, लेकिन मन में ना 2 बातें आ रही थी। एक तो कि चलो हर्षिल देखना है, लेकिन हम ना रोड मिस कर रहे थे, क्योंकि रात में हमको जो नज़ारे दिख रहे थे, दोनों साइड जो है बर्फ़ को साइड लगाया हुआ था और बीच से हमें सिर्फ उतना ही स्पॉट दिख रहा था लाइट में, जो सड़क ही सड़क है। तो बड़ा हम सोच रहे थे यार हमने नज़ारे मिस कर दिए। दूसरा, यहाँ पे फिसलन भी हो रही थी, तो हमने कहा यार इतनी रात में अब ऑल्टो कहाँ चढ़ाएंगे, तो हमने जो है यहाँ पे सुक्खी गांव में इसको रोक दिया है। लेकिन अब जो नज़ारे हैं, जो दिन वाले नज़ारे हैं, वो अपन साथ मिलके देखेंगे। लेट्स गो। आज से लगभग 185 साल पहले हर्षिल में एक फिरंग आया था और हर्षिल की कहानी उस फिरंगी के बिना
अधूरी है, जिनका नाम था फ्रेडरिक ई. विल्सन। पुष्पा मूवी आप सभी ने देखी होगी, और पुष्पा मूवी में जिस तरीके से वो चंदन की लकड़ियों को वो बहाता है ना नदियों से ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए, तो उसी तरीके का एक विलन हीरो राजा कह लो आप उसे, विल्सन का नाम आपने सुना होगा। तो विल्सन की इतनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पहाड़ों में कि उसको पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उनका नाम फ्रेडरिक विल्सन था। भले ही हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ एक विल्सन यहाँ आने से उसने आज की जो हम अगर देखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पे सेब नहीं था, ठीक है ना, तो विल्सन यहाँ पे आया, उसने देखा कि ठीक है भाई ये क्लाइमेट सेब के लिए है। अच्छा, तो मतलब विल्सन यहाँ सेब लेके आया? बिल्कुल, तो विल्सन ने ही जो सेब का जो अभी आप हर्षिल में अगर जाएंगे आप ना, तो वो पेड़ आज भी वो वेराइटीज़ वहाँ पे हैं, भले उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, है ना, लेकिन वो पेड़ देखने को मिल जाएगा जो विल्सन पहली बार लेके आया था, वो हर्षिल में आज भी है। तो यानी कि वो मेरे ख्याल में 100 साल से ऊपर हो चुका है वो, राइट, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये देवदार के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, उसके पेड़ जो है नदियों के रास्ते बहाए, तो बहुत ही मतलब सॉलिड स्टोरी है। तो इन नज़ारों के साथ साथ मैं जो है आपको पूरे रास्ते में विल्सन की स्टोरी भी सुनाऊंगा। पहाड़ी विल्सन, खिलाड़ी विल्सन और शिकारी विल्सन। विल्सन के काम से विल्सन को नाम मिला। कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, और ये सब मिलके एक कहानी और एक इतिहास बन गया। विल्सन की कहानी शुरू होती है 1836 से, जब 19 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने भारत आए। आर्मी ज्वाइन करने के बाद 1839 में उन्होंने पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा, और वहां से जान बचाकर ब्रिटिश आर्मी को छोड़कर वो सीधा भारत पहुंचे और हर्षिल में जाकर बस गए। यहाँ हर्षिल के पास मुखवा गांव की एक स्थानीय महिला राय माता से उन्होंने शादी की, और जल्द ही गांव वालों ने उन्हें अपने समाज में स्वीकार कर लिया। अपनी पहली शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने उसी गांव की एक और महिला गुलाबी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए, नथानियल, चार्ल्स और हेनरी। विल्सन का मकसद शादी नहीं था, शादी तो उन्होंने उस समाज में फिट होने के लिए की। उनका मकसद था पैसा, जिसकी शुरुआत उन्होंने मस्क डेयर यानी कस्तूरी हिरन के शिकार करने से की। कस्तूरी और मोनाल के फर भारत से बाहर स्मगल किए, और इसके बाद उनकी नजर पड़ी हर्षिल घाटी के घने देवदार के जंगलों पे। विल्सन की किस्मत प्रबल थी। उस समय में अंग्रेज देश भर में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और रेलवे ट्रैक के लिए टिम्बर स्लीपर्स की भारी मांग थी। टिहरी के राजा ने विल्सन को लकड़ी काटने का लाइसेंस दिया, और विल्सन ने भागीरथी के किनारे ही लकड़ी काटने की मिलें स्थापित की, और बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियों को गंगा में बहाकर हरिद्वार की ओर भेजा। और इस तरीके से टिहरी के राजा और विल्सन ने अपनी सोच से परे पैसा बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सॉलिड कहानी है विल्सन की, तो कैसे आपने कभी विल्सन का नाम नहीं सुना? कैसे विल्सन और विल्सन के वंशज लापता हो गए? इसके पीछे भी एक कहानी है। आई होप बड़े मज़ा आ रहे होंगे नज़ारों के आपको भी। अभी बर्फ़ में आपको भी लद कर देंगे हम। तो यहाँ से 3 गांव पड़ते हैं, झाला, जसपुर और पुराली, और उसके बाद आपका जो है हर्षिल आ जाता है। तो समवेयर यहाँ से 15 किलोमीटर पे है। तो जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे, जिस गांव में देखने का मन करेगा उस गांव को देखेंगे, जिससे बात करने का मन करेगा उससे बात करेंगे। मेरे साथ साथ जो है आप भी इन नज़ारों के मज़े लो। ये तुम्हारा मिनी पेट्रोल पंप हो गया है। क्या गांव था ये? जसपुर। क्या नाम है तुम्हारा? आनंदित। बड़ा अच्छा नाम है यार। आनंदित, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मजा आ रहा है। धूप कैसी लग रही है? अच्छी। और ठंड? तो यहाँ पे जो है हम 5 लीटर पेट्रोल भर रहे हैं, क्योंकि प्लान कुछ ऐसा है हमारा कि अगर रास्ता खुला अपने को मिल गया तो गाड़ी सीधे जो है गंगोत्री टेकेंगे, और जो है विंटर्स में जो है एक बार गंगोत्री का मज़ा भी लेते हैं। तेल है तो कॉन्फिडेंस है कहीं भी जाने का। सुखी गांव से मेरे ख्याल में कुछ 3-4 किलोमीटर आगे हर्षिल वैली में ही एक और गांव पड़ता है जिसका नाम है झाला। तो राइट साइड में भागीरथी बह रही है। तो बड़ा ही सुंदर गांव है। यहाँ एक पंचपुरा भवन करके है। जिस तरीके का पंचपुरा भवन हमने रैथल में देखा था ना, तो उसी तरीके का एक भवन जो है झाला में भी है। अब जो पूरी हर्षिल वैली है, इसकी जो ज्योग्राफी है मैं आपको जो है उतर के सुनाऊंगा आगे।
हर्षिल वैली ठीक शुरू हो जाती है आपकी सुक्खी गांव से, जहाँ से हम आ रहे हैं, जो हमारा होम स्टे था। ठीक है, सुक्खी के बाद आपका आता है जसपुर गांव, थोड़ा सा इससे ऊपर है। फिर आता है आपका झाला, और झाला के बाद आपका आता है पुराली। तो ये 4 गांव जो हैं हर्षिल गांव से पहले पहले पड़ते हैं। और 4 हो गए आपका हर्षिल, हर्षिल के साथ ही है आपका बागोरी, और उसके पास है मुगबा जो मायके है, जो मतलब शीतकालीन गद्दी स्थल है गंगोत्री का, और थोड़ा आगे हो गया आपका धराली। तो 4 गांव हर्षिल से पहले हो गए और 4 गांव हर्षिल को मिला के हर्षिल के बाद हो गए। तो ये 8 गांव को मिल के पूरी की पूरी जो है हर्षिल वैली बनती है। अभी यहाँ से झाला गांव जाते हैं, ये झाला का गेट है, और यहाँ पे आपको एक पुराना सा मकान दिख रहा होगा, तो वो पंचपुरा भवन है, और यहाँ पे एक मंदिर है। तो पहले झाला गांव जो है एक्सप्लोर करते हैं। झाला यही है ना, ये पंचपुरा वो मकान आप ही का है? क्या नाम है आपका? एकादशी। बड़ा सुंदर नाम है आपका। बताओ फिर पंचपुरा भवन के बारे में, क्या क्या कहानी थी इसकी? लास्ट कौन रहा था इसमें आपके परिवार से? हाँ, आप रहे बचपन में कभी? ना हम ना रहे बेटा ना। आप नहीं रहे? अभी किसमें? घास घूस धोई और रहे हमारा भाई बंद रही। अच्छा, आप किस में रहते हो अब? हाँ। मेरे मकान थी ये खया गई। अच्छा, आ गया। ये किसका है? ये भी बढ़िया लग रहा है। ओ, ये शानदार बना रखा है। होम स्टे नहीं, होम स्टे नहीं, अपना है। हाँ, अपना है बेटा। अच्छा, अब मैंने सुना था कि ये जो पंचपुरा भवन रहते हैं ना, ये क्या बोलते थे उसमें? भड़ बोलते थे, क्या बोलते थे जिनके रहते थे? भड़ ना, हाँ, शक्तिशाली। अच्छा, वीर सिंह। इस बार वो कैसा लग रहा है? ठंडा बहुत है बेटा, है? बर्फ लग रहा है। हाँ। वो तो बहुत देर से पड़ी इस बार बर्फ तो, है ना? इतना ठंडा तो आराम से पचा लेते होंगे। हाँ। खुश मनचाही जिंदगी। चलो एक बार जरा हम घूम के आते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये जो है पंचपुरा भवन का पीछे वाला हिस्सा हमको दिख रहा था। अभी जो लेडीज़ हमको मिली वो बोल रही थी कि उन्हीं का है ये, मतलब उन्हीं के पूर्वजों का है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सब मर गए और वो ये जो है ऐसे ही खाली पड़ा रहा, अब वो उन दूसरे घरों में रहती हैं। तो फिलहाल जो है इसको आगे से जाके देखते हैं। ये हमारा वीर सिंह भवन के नाम से जाना जाता है। ये 500 साल पुराना है, और ये हमारे वीर सिंह भड़ थे वो, मतलब वो एक ये समझ लो आप, जैसे पूर्व उसमें जैसे वीर सिंह जैसे पितामह, मतलब 5 पांडवों में जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, उसी के नाम से हमारे योद्धा ये थे। बाहुबली के नाम से जाना जाता थे ये। हाँ जी। तो अभी बंद है ये? अभी ये हम उनके हुए विरासत है उसकी, लेकिन यूज कोई नहीं करता है। यूज अभी तो गांव में यूज ये खतरा बन चुका है। अभी इसके लिए पर्यटन से अभी हमारे पास 1 करोड़ समथिंग आने वाले हैं। जिससे पर्यटन से इसको आप उससे में म्यूजियम के उससे होगा इस पे काम, म्यूजियम के उस पे काम होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी वाले टोपी पहनाने में कहीं पीछे नहीं है। तो ये जो है हम पंचपुरा भवन के ठीक आगे खड़े हैं। शायद पता नहीं जाने का रास्ता होगा नहीं होगा, बट देखते हैं अंदर जाके। शायद यहाँ से रास्ता है, होगा ये? देख सांप सूप तो नहीं है? माँ यार, ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है। कहाँ है सीढ़ियाँ इसकी? यहीं से चढ़ जाते हैं। वैसी फीलिंग दे रहा है जैसे रैथल वाला था ना। हाँ, रैथल वाले की तरह ही लग रहा है भाई। पुरानी ज़माने की लकड़ी है, इसलिए थोड़ा दमखम है इसमें कि इतने साल झेल लिए इसने। मेरे ख्याल में ये मुझे रैथल वाले से भी पुराना लग रहा है। बस यहीं तक जाना इसमें पॉसिबल है ऊपर, और डर लग रहा है। हर्षिल से पहले पड़ने वाले जो भी गांव हैं, ये लोग बर्फ पड़ने के बाद भी इन्हीं गांव में रहते हैं, माइग्रेट नहीं करते। उत्तरकाशी साइड पहाड़ी लोगों के स्थानीय देवता हैं सोमेश्वर देवता। कुछ लोग इन्हें समेश्वर भी बुलाते हैं। ये बस बोली और उच्चारण का फर्क है, देवता एक ही हैं। तो आपको इस घाटी में बसे हर गांव में एक सोमेश्वर देवता का मंदिर जरूर दिखेगा। इस घाटी में बसे सभी गांव में सेलकू मेला मनाया जाता है, जिसके अंतिम दिन जिन पर सोमेश्वर देवता प्रकट होते हैं वो एक कुल्हाड़ी जैसे आकार के हथियार पर चलते हैं, जिसे गांव वाले डांगुरी बुलाते हैं।
पुराने समय में जब विल्सन ने मेले में देवता को डांगुरी पे चलते देखा तो उन्होंने देवता को चुनौती दी और कहा कि डांगुरी पे नहीं बल्कि तलवारों पे चल के दिखाओ। तो अब अंग्रेज हैं, अब अंग्रेज ने उसने सोचा कि पता नहीं ये तो आदमी तो ऐसे ही इस पे तो धार भी सही से नहीं है, तो उसने बोला कि मैं परीक्षा लूँगा तब मानूंगा। हाँ, तब मानूंगा। अब उसने क्या किया कि तलवारें तेज करवा के उसके ऊपर जो है उसको चलवाया, बोला कि अब चल के दिखाओ। तो कहते हैं कि देवता ने तलवार के ऊपर चलते हुए बोला कि विल्सन, तूने मेरे लिए फूल बिछाने थे लेकिन तूने मेरे लिए तलवारें बिछाई। यानी उसने स्पेशली ना उस दिमाग को लेके चला कि कैसे चलता है, देखते हैं उसके तेज धार के ऊपर, तब मानूंगा। तो वो चल गए ना, वो चल गए। कहते हैं कि देवता को चुनौती देने से, जानवरों की हत्या करने से और पूरे जंगल काटने की वजह से देवता ने विल्सन को श्राप दिया कि एक पीढ़ी के बाद उसका वंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हर्षल में विल्सन द्वारा बनाई गई हवेली भी 1997 में जल के राख हो गई। इसका बाद में जो है 2 शादी होने के बाद भी वंश खत्म हो गया, तो आज विल्सन के नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। शायद यही वजह है कि हर्षिल के सेब तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन हर्षिल में सेब लाने वाले पहले इंसान को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये था अपना झाला गांव, थोड़ा सा बाय रोड कनेक्टेड है ये। यहाँ पे जो है वही पंचपुरा भवन और सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। ये बगल में भागीरथी है और अभी यहाँ पे इस नदी में कोई नहीं है, तो मन है थोड़ी देर इसमें बैठेंगे, थोड़ा टाइम बिताने के बाद जो है अब सीधा हर्षिल पहुँचते हैं। देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट इसकी आवाज़, हवा की आवाज़ सुनो। और मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, देखो मैं हवा से थोड़ा थोड़ा फ्लोट कर रहा हूँ। तो ये पूरी वैली में बहुत तेज़ मतलब हवा का प्रेशर आ रहा है। अभी हमने जस्ट ये ब्रिज क्रॉस किया है और मेरे ख्याल से सुखी टॉप से हम कुछ 5-7 किलोमीटर आगे आए होंगे। और यहाँ पे अभी मैं जिस तरफ हूँ, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ, यानी कैमरे के पीछे की तरफ जो है भागीरथी नदी हमको दिख रही है। कल से ड्राइव करके शरीर थोड़ा अकड़ गया है, तो भागीरथी में जाने से पहले थोड़ा वार्म अप। तो मेरे ठीक पीछे आपको वो जो है भागीरथी है, नॉर्मली माँ गंगा है। तो यहाँ से एक ट्रेल सी बनी हुई है, इसको दिखाना एक बार। तो पता नहीं इंसानों ने बनाई है या जानवरों ने बनाई है। तो इस ट्रेल को जो है फॉलो करते हुए हम पहले माँ गंगा का स्पर्श करेंगे और फिर जो है वैली एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा ट्रैक, कभी भी हम नदी के अंदर जा सकते हैं यहाँ से। ओए होए, अगर मैं दिख रहा हूँ शायद, तो बहुत ही शांत जो है गंगा नदी की आवाज़ आ रही है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ। अपने लिए तो बहती गंगा ही संगीत है, साथ में आप भी महसूस कर सकते हो तो करो। ऐसा लग रहा है पूरी हर्षिल वैली अपनी है। कोई नहीं है ना। ऐसे बड़ा सही रहता है यार, कोई नहीं रहता ना जब। ऐसा मजा आता है चीज़ों का तब। नहीं हो रहा। थोड़ी देर गंगा में समय बिताने के बाद हर्षिल जाने वाली कुछ गाड़ियों को धक्का लगाते हुए फाइनली अपनी ऑल्टो को हमने हर्षिल टिका ही दिया। वेलकम टू हर्षिल। तो ये मेरे पीछे जो ये गली आपको दिख रही है, यही जो है हर्षिल है। वैसे तो हर्षिल बहुत पॉपुलर है और मुख्यतः मतलब ये सबसे पहले जब हमारे देश भर में जाना गया एक मूवी आपने देखी होगी, राम तेरी गंगा मैली। तो उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी, जिसकी एक्ट्रेस थी मंदाकिनी। वो यहाँ पे ही अगर दिख रहा होगा तो राज कपूर उसके डायरेक्टर थे, उनकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है।
वैसे जब हम लोग देखते हैं या सोचते हैं या वीडियोस में देखते हैं तो लगता है कि यार हर्षिल मतलब क्या है, बट एक्चुअल में सिर्फ अगर आप इस मार्केट को देखोगे जो मेरे पीछे मार्केट है, या इसको गांव भी कह सकते हो, तो बस इतना ही हर्षिल है। लेकिन इसको जो इंटरेस्टिंग सा बनाया है, जो फोटोजेनिक सा बनाया है, वो यहाँ के जो घर हैं, जो पीले बिल्डिंग्स हैं, इन्होंने बनाया है। एक्चुअल में कुछ साल पहले जब यहाँ पे एप्पल फेस्टिवल हुआ था तो यहाँ के जो जिला अधिकारी थे उन्होंने जो है एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इसको जो है स्मार्ट सिटी के रूप में प्रेजेंट किया जाए। तो उस समय इनको एक जैसे कलर किए गए, इनमें पेंटिंग हुई, जैसे पेंटिंग आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग्स हैं। ओए दांत दिखा, ड्रैकुला बिस्किट है। एक और जो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप कह लो या इंटरेस्टिंग सी चीज़ कह लो, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि जो राम तेरी गंगा मैली की जो शूटिंग हुई थी, इनफैक्ट उसके अंदर भी यही पोस्ट ऑफिस दिखाया हुआ है, और ये अभी भी चालू है। अभी मेरे ख्याल में लंच ब्रेक हुआ हुआ है इसलिए ताले लगे हुए हैं, बट ये चलता है। हर्षिल का, बागोरी का, मुखबा का और धराली का, इन चारों गाँव का यही एकलौता पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे अभी भी इनफैक्ट आपको मूवी का पोस्टर दिख रहा होगा, और मेरे ख्याल में हमारे देश में एक ऐसा एकलौता ये पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ पे मतलब किसी मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। तो इस मूवी ने और यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो विल्सन की जो मैंने आपको बताई थी, उसकी वजह से मतलब हर्षिल अपने पूरे देश में बहुत पॉपुलर है। वैसे जब आप हर्षिल आओगे ये सब सुन के, लेकिन जब आप एंट्री करोगे यहाँ पे तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट आपको होगी, क्योंकि जो मार्केट है बिल्कुल छोटा सा मार्केट है। वैसे इसका नाम पहले अनिया मार्केट था, अब थोड़ा हर्षिल नाम से पॉपुलर है तो उन्होंने हर्षिल मार्केट इसका नाम कर दिया। तो सिर्फ 2 से 250 मीटर में ये मार्केट ख़त्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ आप यही सोच के आओगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट एक्चुअल में जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है ना, वो पूरी की पूरी हर्षिल वैली बनाती है। इनफैक्ट अगर आप सीधे हर्षिल में आके भी अपना होम स्टे या होटल लेते हो तो आप अपना दिन को कुछ ऐसा प्लान करो, क्योंकि इसके जस्ट बगल में बागोरी एक गांव है, तो छोटा सा गांव है, भोटिया ट्राइब का वो गांव है। राइट साइड में जो है मुखबा है, तो मुखबा में जो है मंदिर है, जिसको जो है एक तरीके से विंटर अबोर्ड है, जो शीतकालीन गद्दी स्थल है गंगोत्री का। और यहीं पे मेरे ठीक आगे मस्ता एक बहुत खड़ा चट्टान है जिसे लामा टॉप कहा जाता है, तो वो मेरे ख्याल में कोई 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर वो आप करते हो तो पूरी वैली, पूरे हर्षिल को आप जो है अच्छे से देख पाओगे। तो ये छोटा सा टूर था हर्षिल का, सिर्फ जो हर्षिल विलेज है। अभी हमने जो है एक होटल ले लिया है, खुशी होटल करके, तो सामान वामान हमने रख लिया है। इसी के पास में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, और बेसिकली जिस वजह से इसका नाम पड़ा हर्षिल, तो विष्णु का, भगवान विष्णु को जिनको हरि भी कहा जाता है, तो भगवान विष्णु यानी हरि यहाँ पे शिला में बदल गए थे, हर्षिल, तो उसी नाम से इस जगह का नाम हर्षिल पड़ा। तो वो मंदिर देखने चलते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। अगर पुराणों के हिसाब से हर्षिल को देखें तो इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर उसी बात का प्रमाण है। संभवतः हर्षिल के इतिहास में जो आज के समय में सबसे प्राचीन निशानी बची है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर ही है, और इसी मंदिर के पीछे छुपी है हर्षिल के नाम की कहानी। ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के पास ही भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम होता है। कहते हैं कि एक बार इन दोनों नदियों का आपस में विवाद हुआ कि किसका तेज और किसका महत्व अधिक है। इस मैटर को सुलझाने भगवान विष्णु को भेजा गया, और ठीक संगम वाले स्थान पर भगवान विष्णु, जिन्हें हरि भी कहा जाता है, खुद को एक विशाल पत्थर यानी शिला के रूप में बदल दिया और इन दोनों नदियों के क्रोध को सोख लिया। कहते हैं कि शिला से होकर निकलने के बाद ये दोनों नदियां थोड़ा शांति से बहती हैं, और क्योंकि इस स्थान पर हरि शिला में बदल गए थे, इस स्थान को नाम दिया गया हर्षिल। फिर 1818 में इस स्थान पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें आज भी शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ से नीचे उतरते ही आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे, और साथ में संगम पर साक्षात हरिशिला भी दिखेगी। और अब समय हो गया है
हर्षिल के साथ ही लगे हुए बेहद खूबसूरत गांव बगोरी घूमने का। हर्षिल से छोटे छोटे 3 पुल पार करने के बाद आप पहुंचते हैं बगोरी गांव में, जिसे बाहर वाले बागोरी और यहाँ वाले बगोरी बुलाते हैं। बिल्कुल एक सीधी पटरी की तरह रास्ता है और उस रास्ते के दोनों तरफ हैं मन को मोह लेने वाले सुंदर सुंदर लकड़ी मिट्टी और पत्थर के बने घर। ये गांव बसाया है भोटिया लोगों ने, जो किसी ज़माने में भारत और चीन की सीमा के पास निलोंग और जादुंग वैली में रहा करते थे। फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भोटिया लोगों को बगोरी और डूंडा गांव में स्थानांतरित होना पड़ा। और क्योंकि ये लोग हस्तकला में माहिर होते हैं, ये जो भी बनाते हैं कमाल बनाते हैं। फिलहाल सर्दियों के दौरान ये अपने दूसरे गांव डूंडा में रहते हैं, तो अभी हमें गांव वाले तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका बसाया ये हसीन गांव हम ज़रूर देखेंगे। ये अभी हम जो है बागोरी के मेन एंट्रेंस में हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। फ़िलहाल तो ये गांव खाली रहता है, लेकिन देखते हैं अंदर जाके। पत्थर पे नक्काशी की हुई है क्या? कितने प्यारे कलर्स और कैसे किए हुए हैं। कुछ कुछ बर्फ में ढक गए। हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर गांव होगा। बिल्कुल सीधी लाइन में एक गांव है, जैसे पटरी रहती है ट्रेन की, और लेफ़्ट और राइट जो है प्यारे प्यारे पुराने लकड़ी के घर बने हुए हैं। एक और जो मतलब मज़े की बात है वो ये है कि यहीं पे मंदिर है और यहीं पे अपना ये मोनेस्ट्री भी है, तो जो फील आ रहा है वो बड़े कमाल का है। मतलब इसके झंडे लगे हुए हैं और मंदिर वाले जो अपने झंडे रहते हैं मंदिर के वो लगे हुए हैं। लेकिन अभी मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ मुझे उतना बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने ये तो सोचा था कि हर्षिल को ऐसे टाइम पे देखेंगे जब शायद लोग हमको कम मिले, बेसिकली हमको बर्फ़ देखने को मिले। लेकिन ये अब ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि यार इतना अच्छा इतना सुंदर गाँव हमने मिस कर दिया। खैर मिस इन अ वे कि गांव तो नहीं मिस कर रहे हैं, बट यहाँ के लोग और शायद उनसे बातचीत कर पाते। लेकिन ये घर भी कितना प्यारा लग रहा है। यहीं पे इसका चूल्हा है और इसी तरीके से यहाँ सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं। मेरे को जितना मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बजाय कि लग्जरी होटल्स के कि आप हर्षिल में स्टे करो, आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे जो हैं होम स्टे बने हुए हैं। हर एक दो घर छोड़ के होम स्टे हैं। तो कभी आपका आना हो तो बागोरी में बेटर है कि हर्षिल से कि आप यहाँ पे अपना स्टे करें। अरे वाह, ये देखो यहाँ जो है इन लोगों का ताजघर। आ जाओ, 1 का 3। चलो 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 चलो। कितना मतलब इतना प्यारा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता जो एस्थेटिकली मतलब अपनी फ़ोटो शूट करवाते हैं पुराने घरों में। मेरे को लगता है यहाँ अगर आप आ गए ना, हर घर में आप फ़ोटो शूट कर सकते हो। अभी ऐसा लग रहा है हमको कि सूरज ढलने वाला है, अदरवाइज़ यहाँ मतलब आराम से 3-4 घंटे तो सिर्फ घूम ही सकते हो। गांव वाले होते तो फिर खैर बात कुछ और होती, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। गांव वाले तो नहीं है लेकिन हमारा मन था कि चूल्हे वाला सूप और मैगी हम बनाएं तो ये किसी का घर बंद है, तो बाहर में है हम, तो बाहर में हम ट्राई कर रहेंगे यहाँ पे आग लगा के बना पाएँ। थोड़ी लकड़ियाँ हमने इकट्ठा की हैं और हमारे साथ कालू भी आ जा, तो ये भी मैगी देंगे। अरे कितना प्यारा है। रुक जा, शांति शांति। तो कोशिश करते हैं अगर आग जली जाएगी, वैसे एक्सपर्ट ही है हमारी, तो चूल्हे वाली मैगी खाते हैं। काफ़ी है। हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है।
ये हमने माउंटेनियरिंग वाली फिल्मों में ही देखा था कि बर्फ़ को पिघला के जो है पानी बनाएंगे। शायद हमने किया था क्या वहाँ पे? वहाँ नहीं किया, वहाँ किया नहीं, बट ऐसी फिल्म में ही देखी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और हम पानी लाना भी भूल गए हैं। देखते हैं, अभी आग तो जल गई है। तो कम से कम इसको जो है 10 मिनट लगे हैं बर्फ़ को पिघलने में, मतलब फुल फ्लेम में चूल्हे की। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम दोनों को बढ़िया गर्मी मिल रही है यहाँ पे। पानी ठंडा है, गर्म है? ठंडा पानी है, ठंडा है अभी, अब गर्म होगा। समय लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा। तो मैगी में मतलब जितनी मेहनत लगी थी उतना स्वाद भी आया। और आज रात जो है यहाँ पे हमारा बागुरी का एडवेंचर ख़त्म होता है। कल कुछ ऐसा सोचा है कि यहाँ से पास में ही एक क्या नाम है, लामा टॉप है। तो मेरे ख्याल में 2-2.5 किलोमीटर की पीक है, बड़ी अच्छी, बहुत मस्त उसमें धूप पड़ती है। यहाँ पे सबसे हाइट पे है वो, तो वहाँ से जो है पूरे हर्षल को देखेंगे। गुड मॉर्निंग हर्षल से। मेरे पीछे आपको एक पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही होगी जिसे लामा टॉप कहते हैं। तो जब तक हम लोग थोड़ा ट्रैक नहीं करते हैं तब तक मतलब कुछ अधूरा सा फील होता है। तो अभी जो है ये 2-2.5 किलोमीटर की छोटी सी हाइक है और वहाँ पहुँचते हैं टॉप में। एक बर्फ़ गिरी अभी ऊपर से, तो वहाँ पहुँच के जो है पूरी हर्षल वैली को देखते हैं। लेट्स गो। Exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away. मेरे ख्याल में अभी कुछ 200-250 मीटर के आसपास हम ऊपर चढ़े और यहीं से जो है पूरे हर्षल के नज़ारे दिखना हमको शुरू हो गए हैं। अगर मेरे पीछे आपको 2 ऊंची सी पीक्स दिखाई दे रही होंगी बिल्कुल किसी सींग की तरह, तो उन्हें जो है हॉर्न ऑफ हर्षल कहा जाता है। बेसिकली 2020 में NIM ने इसको एक्सपेडिशन किया था और इनके लुक की वजह से, जैसे सिंह की तरह दिख रहे हैं, इनको नाम दिया गया हॉर्न ऑफ हर्षल। तो अभी तो इसका एक्सपेडिशन भी होता है और ट्रैकिंग भी होती है बेस कैंप तक। तो मतलब अगर आप हर्षल आते हैं और इच्छुक हैं एक्सपेडिशन के या ट्रैकिंग के, तो ये ट्रैक आप कर सकते हैं। अभी हम सीधा आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता आगे से नीचे जाने लगा, मतलब गलत जाने लगा वापस से नदी की तरफ। तो हमने रियलाइज़ किया कि यार फिर ऊपर चढ़े हम ऐसी शॉर्टकट मार के। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि सही रास्ते में एज सच तो वो नहीं लगाए हुए, लिखा हुआ नहीं है, बट ये फ्लैग लगे हैं तिब्बतीन। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे फ्लैग लगे हुए हैं, प्लस जैसे क्या बोलते हैं, पेड़ पे ये फ्लैग बांधे हुए हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आप नहीं भटकिएगा। ये जो है अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच आया है, बिकॉज़ यहाँ से बिल्कुल ढलान है और बर्फ़ में चढ़ने से ज़्यादा उतरना टफ होता है। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर आएंगे। आगे मजा, एक ये मजा सुर। देखो, एक होता है कि आपके पाँव फिसले और आप गिर गए, एक होता है कि आपके पाँव फिसले और आप गए सीधा।
बस 3 किलोमीटर की रोमांचक सी चढ़ाई, और क्या संतुष्टि है यहाँ तक पहुँचने की। यहाँ तक कि विल्सन भी लामा टॉप को हर्षिल का ताज बुलाता था। झूठ नहीं कहा था विल्सन ने, सच में ताज है। नीचे से बिल्कुल पूरा सर उठाने के बाद ये पहाड़ की चोटी नजर आती है, और अब इसी चोटी से पूरी हर्षिल घाटी साफ दिखाई पड़ती है। ऊपर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो मैं खुद हर्षिल को बाज की नज़रों से देख रहा हूँ। और यहाँ से सिर्फ हर्षिल ही नहीं बल्कि पूरी हर्षिल घाटी साफ नजर आती है। वैसे गांव वाले इसे लामा टेकरी बुलाते हैं और पर्यटकों के लिए ये है लामा टॉप। फाइनली वी मेड इट टू लामा टॉप। ट्रैक छोटा सा था और थोड़ा स्टीप था, बट आखिरी के जो लगभग 500 मीटर थे वो मतलब हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टफ होगा। मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि भाई जाएँ कि नहीं जाएँ। खैर अब सोच लिया था कि आना है तो फिर आ गए। बट एनीवेज अगर आप विंटर में आते हो तो कोशिश करना कि जो स्पाइक्स आती हैं उनके साथ आप यहाँ पे आओ। अभी मेरे पीछे जिन पीक्स को देखते हुए जो हॉर्न ऑफ हर्षिल हम नीचे से देखते हुए आ रहे थे, अभी यहाँ से बिल्कुल लग रहा है कि मतलब उसके बिल्कुल बेस में है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी कुछ नहीं, तसल्ली से यहाँ पे बैठते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हैं। इतना इंटरेस्टिंग पेड़ यार, मतलब पहली बार देखा होगा हमने, है ना। कैसे मतलब इसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं यार, इतनी हाइट पे हो गए। अब निकालना शुरू कर दें। इसको उसी के ऊपर रख देंगे, इसी के ऊपर। पिछले कुछ 7-8 सालों से मुझे ज़्यादा हाइट से नीचे देखने में डर लगने लगा है। तो इस डर से जीतने मैं जहाँ भी ट्रैक करता हूँ उसकी पीक से नीचे देखता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अजीत का हाथ पकड़ के मैं लामा टॉप की पीक से हर्षिल को देख रहा हूँ। बहुत कम ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो आसान भी होते हैं और इतना सुंदर नज़ारा देते हैं। हॉर्न ऑफ हर्षिल, गंगोत्री हिमालयन रेंज, पूरा 360 व्यू। और अब समय हो गया है यहाँ से हर्षिल से लगे एक और खूबसूरत गांव मुखबा जाने का। गुड इवनिंग जी। नहा धो के ऐसी चंगे हो गए ऐसी। तो अभी मतलब लामा टॉप से आने के बाद मस्त फ्रेश हो गए हम, और क्या बोलते हैं, हर्षिल से अभी हम निकल रहे हैं मुखबा की तरफ। तो 3 किलोमीटर की ड्राइव है ये, और बहुत ही शानदार रास्ते हैं, मतलब पथरीले पहाड़ हैं, और इस साइड मतलब अच्छी धूप गिरती है जो ये मुखबा वाली तरफ है। तो यहाँ पे जो है मतलब बर्फ़ भी नहीं जमी हुई है, तो मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। आप भी जो है रास्तों का मज़े लो। गेट आ गया। ये हम पहुंच चुके हैं मुखबा विलेज। मुखबा या मुखवा विलेज भी इसको बोलते हैं। मतलब पहुंच गए। यहाँ से स्टेयर्स चालू हैं और इधर मस्त जो है लकड़ी के पुराने पुराने घर बने हुए दिख रहे हैं। तो ये जो गांव है ये मोस्टली जाना जाता है, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो माँ गंगा है उनका मायका है। तो बेसिकली जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, माँ गंगा की मूर्ति को जो है डोली में सजा के यहाँ मुखी मठ मंदिर में जो है लाया जाता है। तो ये एक तरीके से उनका जो है शीतकालीन गद्दी स्थल है। तो शीतकाल में गंगा माँ की पूजा यहाँ होती है मुख्य मठ मंदिर में। इसके अलावा इसकी ऐसी भी हिस्ट्री है कि विल्सन की जो पत्नियाँ थी, जो 2 पत्नियाँ थी, वो मुखवा विलेज की ही थी। यानी कि विल्सन की वाइफ का ये मायका भी है। तो हमने ऐसा सुना है कि उस टाइम के विल्सन के बने हुए पुराने घर आज भी यहाँ पे हैं। अभी तो शायद पता नहीं यहाँ पे कोई होगा नहीं, क्योंकि विंटर में ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। बट अगर कोई होगा तो हम पूछेंगे कि वो कौन से घर हैं, क्योंकि हम भी मतलब देखना चाहते हैं उस टाइम के पुराने घरों को कैसे वो दिखते हैं। जय गंगा मैया। ये मुखवा गांव मुखी मठ है। यहाँ पे गंगा जी का मायका कहा गया है इस गांव को। जो सामने मंदिर देख रहे हैं आप, गंगा जी का मंदिर,
6 महीने यहाँ पे गंगा जी की पूजा होती है, जब गंगा जी के कपाट बंद होते हैं गंगोत्री में। तो ये सामने गंगा जी का मंदिर, यहाँ पे गंगा जी की डोली आ रखी है गंगोत्री से। तो आजकल गंगा मैया अपने मायके में हैं। और ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये लकड़ी वाला पुराना है, काफ़ी पुराना है। और ये समीश्वर महाराज है, हमारे ग्राम देवता हैं। उसके बगल में ये नरसिंह जी का है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि विल्सन की जिनसे शादी हुई थी उनका मायका यहाँ है, उनके जो वाइफ हैं, तो एक घर उनमें से ये है और ये आज भी खुला है, मतलब उन्हीं के वंशजों में से आज भी यहाँ रहते हैं। तो देखते हैं एक बार अंदर जाके। आंटी जी कहाँ हो आप? ये हमें बताया था कि जो विल्सन थे उन्हीं के वाइफ का। तो क्या था, उन्होंने उन बुआ किस 2 लोगों से शादी की थी ना? किन से? एक राय माता शायद। अच्छा। हाँ, एक यहाँ से पता नहीं उनका नाम था, उनका मुझे पता भी नहीं उतना ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो मैं फोटो दिखा सकती हूँ आपको। अच्छा, उनकी फोटो? फोटो है। हाँ, उनकी फोटो दिखाओ। किस उम्र में हुई होगी इनकी शादी, कुछ आइडिया है आपको? छोटे, शायद छोटे लग रहा मुझे, छोटी उम्र। हाँ, काफी छोटी है ना? हाँ, लग रहा मुझे ना। तो ये घर मतलब इसका मतलब विल्सन के टाइम से ही है, उससे पहले से ही है मतलब ये तो फिर? हाँ, उन्होंने बनाए घर। अच्छा, विल्सन ने ही बनाया ये? उन्होंने बनाए घर। हाँ। अच्छा, बड़ा मजबूत घर बनाया है। तो और भी कुछ बनाए क्या उन्होंने मकान विल्सन ने इसके अलावा? 3 मकान बनाए थे शायद यहाँ। अच्छा, 3 मकान बनाए थे। अच्छा। एक उधर साइड का ही। अच्छा। एक पहले गांव में। और कुछ बताओ हमें यहाँ के बारे में। क्या मुझे तो पता नहीं क्या कैसे। आपको मजा आ रहा है यहाँ? हाँ, हम तो यहाँ रहते 12 महीने बस। अच्छा, ये पुराने टाइम का है? हाँ, ये पुराना का है। मतलब यहाँ से अगर इसको लगा दिया तो पता भी नहीं चलेगा फिर? तो नहीं चलेगा, पता ही पड़ा। छत बन गई हो। अब लग रहे हो सुंदर एकदम। हाँ, ये जो है मतलब पिलर है और 2 मंजिला घर है ये। अगर आप पिलर भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे देवदार के पेड़ को ही खड़ा कर दिया है, मतलब काटे छाटी भी कुछ नहीं हुई है, एकदम मजबूत है। 2 मंजिला नहीं, 3 मंजिला घर है। 3 मंजिला घर है, मतलब ऐसे अगर आप बोले तो 1 2 3 मंजिला। और आज भी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टिका हुआ है। मेरे सर के ऊपर देखो आंटी अभी भी एकदम कॉन्फिडेंस में खड़ी है कि कुछ नहीं होगा इसको आने वाले 100 सालों में भी। तो जैसा हमें आंटी ने बताया है, ये भी प्रोबेबली विल्सन ने ही बनाया है। मेरे ख्याल में अब कोई नहीं रहता तो शायद धीरे धीरे जो है ख़राब हो गया है। बट अगर इसके पिलर भी आप देखोगे तो लग रहा है कि हाँ, वही पूरी देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। एक खास बात है मुखवा गांव की। जब हम हर्षिल में थे तो वहाँ सूरज जल्द ही पहाड़ों से ढक जा रहा था और वो जो सुनहरा रंग होता है सूर्य का, उसे हम जी भर कर नहीं देख पा रहे थे। लेकिन मुखबा का सूर्यास्त कमाल का है। गंगोत्री रेंज के हिमालयन पर्वत बिल्कुल किसी दिव्य शक्ति की तरह चमक रहे हैं, मानो सूर्य का तेज सोखने के बाद ये उस ऊर्जा को वापस से ब्रह्मांड में भेज रहे हों। हॉर्न ऑफ हर्षिल की दोनों पीक्स तो यहाँ से नहीं दिखती हैं, लेकिन जिस दिशा से एक चोटी दिख रही है, कमाल दिख रही है। एक और पर्वत है जो सिर्फ हर्षिल घाटी में मुखबा से ही इतना साफ दिखाई पड़ता है। इसका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत पर्वत इस दिशा से मानो कैलाश पर्वत की तरह दिखाई पड़ रहा है। मोटी मोटी बात इतनी सी है कि हर्षिल घाटी के 8 गांवों से सबसे सुंदर शाम मुखबा की होती है। तो ये था हमारा जो है मुखवा गांव का छोटा सा एक विलेज टूर। और अभी जो है हमने शाम की आरती भी अटेंड की। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही शांत वातावरण है। तो हर्षिल एडवेंचर का जो है अब हमारा आखिरी पड़ाव है और कोशिश हमारी कुछ ऐसी है, जैसे सुनने में आया है कि रास्ता थोड़ा सा खुल रहा है बिकॉज़ अभी 3-4 दिन से स्नोफॉल नहीं हुई है। तो अगर अपनी गाड़ी पहुंचती है गंगोत्री तो कल जो है गंगोत्री के दर्शन के बाद इस सफ़र को जो है ख़त्म करेंगे। जय माँ गंगे। गुड मॉर्निंग हर्षिल मार्केट से। और अभी जो है समय हो गया है हर्षिल के बाज़ार को अलविदा कहने का और यहाँ से हम जो है अपना गंगोत्री का सफ़र शुरू करेंगे। गंगे मैया का नाम लेके चल पड़े हैं गंगोत्री की रोड पे। अब बुलावा होगा तो रास्ता खुला होगा, अदरवाइज हो सकता है आधे में से रिटर्न लेना पड़े। वैसे फ़िलहाल जितना रास्ता दिख रहा है उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है।
मेरे को उम्मीद है वैसे कि निकाल देंगे अपन। बाकी देखते हैं क्या लिखा है नसीब में। ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है गर्तांगली के लिए। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यह है उत्तराखंड का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज, जो बना है लगभग 2800 मीटर के एल्टीट्यूड पे। और ये जोड़ता है लंका को भैरव घाटी से। इसी वजह से इस ब्रिज को नाम दिया गया लंका ब्रिज। इस ब्रिज पे चलना या मात्र खड़े होना एक एडवेंचर है। शायद ही आपने इतने ऊंचे ब्रिज से कभी नीचे देखा होगा। इसके नीचे जाड़ गंगा नदी बहती है, जो आगे चलकर भागीरथी में मिल जाती है। इससे पहले एक पैदल जाने वाला छोटा सा ब्रिज था, जो आज भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से गंगोत्री धाम बस 9-10 किलोमीटर पे है। देखिए, बर्फ में अगर आराम से चलना है तो कोशिश करें कि रास्ते पे चलें, और अगर आप साइड लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप फंस सकते हैं। और अगर आप फंस गए तो कोशिश कीजिए कि पहला गियर नहीं बल्कि रिवर्स लीजिए। पूरे सर में बर्फ है। हाँ, तेरी तो जैकेट भी बहुत जल्दी गीली हो गई यार। अंदर तो गीला गीला सो रहा है यार। ये सफ़र हमारा फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ था, जिसका मकसद था बर्फ़ में मज़े करना। यूँ तो लोग सीधा हर्षल देखने चले आते हैं, लेकिन हर्षल सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि पूरी वैली है, पूरी घाटी है। और इस घाटी में प्रमुख 8 गांव हैं, जिसमें सबसे शुरुआती गांव है सुखी। तो हमने अपने हर्षल के सफ़र को शुरू किया था सुखी गांव से, और फिर धीरे धीरे हम सभी गांवों को देखते हुए पहुंचते हैं हर्षल। फिर हर्षल और पास के गांव घूमने के बाद आज हमारी मंजिल है गंगोत्री धाम। गंगोत्री मैं पहली बार जा रहा हूं, और हमेशा से ही मन में था कि ऐसे वक्त गंगोत्री जाना है जब यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या ना के बराबर हो। और अगर आप नहीं जानते तो उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट शीतकाल में यानी सर्दियों में बंद रहते हैं। इसी वजह से यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या इस वक्त बहुत कम है। हालांकि गंगोत्री के कपाट अभी बंद हैं, तो मंदिर के अंदर तो हम अभी प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन माँ गंगा की जन्मभूमि ज़रूर देखेंगे। आप सभी का स्वागत है गंगोत्री धाम में। और फाइनली जो है हम गंगोत्री पहुंच गए हैं। गंगोत्री यानी गंगा जिस जगह धरती पर उतरी थी, गंगोत्री। तो हमने पहले से ही सोचा था कि यार ऐसे टाइम पे आएंगे जब एज़ मच एज़ पॉसिबल शांति अपने को मिले। बहुत ज़्यादा भीड़ में इच्छा नहीं थी, तो ये परफेक्ट टाइम पे हम आए हैं। लगता है इसी समय का मतलब बुलावा था। तो अभी दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने आपको मुखमा में वो मुखीमठ टेम्पल दिखाया था, तो वहाँ इस समय जो है माँ को पूजा जाता है। इस समय अभी शीतकाल के लिए ये बंद रहेंगे, फिर जब कपाट खोलेंगे तो यहाँ पूजा जाएगा। बट अभी इस इलाके का भ्रमण करते हैं और धीरे धीरे आपको भी दिखाते हैं। ये एग्जैक्टली है भागीरथी की तपस्थली। तो कई 100 सालों पहले तो मतलब गंगा जो है यहीं से निकलती थी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हुई, अब तपोवन गौमुख मतलब काफ़ी पीछे यहाँ से शिफ्ट हो गया। भागीरथ ने जो है अपने पितरों के मोक्ष के लिए लगभग 5,500 साल तप किया था, और तब जाके जो है गंगा धरती पर आई थी। और इसी वजह से, उनके तप की वजह से है जो है गंगा को यहाँ से भागीरथी नाम दिया गया। राजा सगर के वंशज भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित है। इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा नदी ही दे सकती थी, लेकिन गंगा स्वर्ग में बहती थी और उन्हें पृथ्वी पर लाना एक कठिन कार्य था।
अंतिम संस्कार की ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अंततः राजा सगर के 7वें वंशज भागीरथ ने इसकी कमान संभाली और अपने तप से माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। शिवजी ने माँ गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में उतारा, जिससे कि माँ गंगा की शक्ति से पृथ्वी खंडित ना हो, और धीरे धीरे शिव की जटाओं से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। फिर जब माँ गंगा धरती पर उतरी तो भागीरथ उन्हें अपने साथ साथ समुद्र तक ले गए और वहां से गंगा नदी पाताल लोक तक पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। पुराणों में लिखी ये कहानी हिंदू धर्म के हर कण में बसती है। जीवन से लेकर मरण तक बिना गंगा जल के हर धार्मिक कार्य अधूरा है। आज भी नवजात शिशु की शुद्धि के लिए उसे गंगा जल से नहलाया जाता है। यहाँ तक कि आज भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राण त्यागने वाले के मुख में कुछ बूंदें गंगा जल की हो, जिससे कि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो ये सिर्फ एक नदी या बहता पानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। जब से मतलब बर्फ़ देखी है, बड़ी मस्ती सी सूझ रही है तब से ही। लेकिन यहाँ पे आके गंगा नदी के किनारे बैठ के इसकी आवाज़ सुन के, बहता पानी देख के, मतलब शांति सी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस इच्छा है कि बस ऐसे ही बैठे रहूं। देखो, कपाट नहीं खुले हैं, लेकिन यार जो पूजनीय है वो माँ गंगा ही है। थोड़ा सा ये पानी छुओ, स्पर्श करो, इसको प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करो, तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा दर्शन है। वैसे इच्छा है आगे बिल्कुल इसका उद्गम देखेंगे गौमुख से, बट विंटर्स में खैर पॉसिबल नहीं होता। फ़िलहाल तसल्ली से बैठते हैं और फिर जो है आसपास घूमेंगे। मैं जो है एक बार पास जाके आपको भी ये आवाज़ सुनाता हूँ, देखते हैं कितना पास जा पाते हैं। ओह, ये वाला घर देख। ओ क्या पाउडर है? पाउडर है देख। जैसे कि ये ओ, ये वाला देख। अगर मुझे किसी ने ड्रोन उड़ाने के लिए मना किया, गंगोत्री मंदिर से लगभग 500 मीटर आगे एक पूजनीय तीर्थ स्थल और एक शानदार झरना है। यहाँ पे भागीरथी लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरकर एक कुंड का निर्माण करती है। माँ गंगा किस तरीके से पत्थरों को तराश कर इस कुंड का आकार बनाती है और साथ ही ऊंचाई से गिरने से जो ध्वनि पैदा होती है वो वास्तव में देखने लायक अनुभव है। इस कुंड की धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहली सूर्य की किरण पड़ी थी वो इसी स्थान पर पड़ी थी और इसी वजह से इसे नाम दिया गया सूर्य कुंड। सूर्य कुंड से थोड़ा आगे एक पुल पार करके आप पहुंचते हैं गौरी कुंड। वास्तव में माँ गंगा जब सूर्य कुंड से निकलती है तो एक गुफा नामक क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो कुछ ऐसा लगता है कि स्वयं भागीरथी ने पिछले हजारों सालों में पत्थरों को काटकर खुद के लिए रास्ता बनाया हो। इस स्थान की धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से धरती पर उतारा था। इस स्थान का आकार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच में माँ गंगा शिवजी की जटाओं से होकर यहाँ से बह रही हैं। गौरी कुंड और सूर्य कुंड के पास एक और ऐसा स्थान है जिसके बारे में यहाँ आने वाले यात्री कम ही जानते हैं। इस स्थान का नाम है तपोवनम हिरण्य गर्भा कलाधीर्गा, या सरल शब्दों में आप इसे स्वामी सुंदरानंद जी की आर्ट गैलरी कह सकते हो।
ये आर्ट गैलरी देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्वामी सुंदरानंद जी कौन थे। स्वामी जी के जीवन को अगर 3 शब्दों में समझना है तो एक योगी, एक माउंटेनियर और एक फोटोग्राफर। कमाल की बात है ना, क्योंकि हम लोगों के मन में जो इमेज है एक योगी की वो बस साधना तक सीमित है, लेकिन कुछ साधु होते हैं जो जीवन को पूरी तरह जीते हैं। उनमें से एक थे स्वामी सुंदरानंद जी। 21 साल की उम्र में एक गुरु की खोज में दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए सुंदरानंद जी 1948 में गंगोत्री पहुंचते हैं, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। अभी हम उस समय के गंगोत्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस समय गंगोत्री से आगे गौमुख की यात्रा करते हुए तपोवन पहुंचते हैं। इस यात्रा में उन्हें उनके गुरु स्वामी तपोवन महाराज मिलते हैं, जिनसे वो योग साधना में महारत हासिल करते हैं। अपने शुरुआती जीवन में ही संन्यास लेने के बाद सुंदरानंद जी ने गंगोत्री हिमालय को ही अपना घर बना लिया और मात्र अगले 1.5 साल में 108 बार गौमुख की यात्रा की, जिसमें उन्होंने बहुत से यात्रियों का मार्गदर्शन किया। स्वामी जी का कहना था कि 108 के बाद तो उन्होंने इसकी गिनती रखना ही छोड़ दिया, यानी आप कह सकते हो कि ये उस समय के सबसे प्रथम गाइड थे। और अगले कुछ सालों में ही उन्होंने गंगोत्री से यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग से सभी धामों की यात्रा शुरू की। वो शायद हमारे देश के पहले साधु थे जिन्होंने 25 से अधिक हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई की थी। एक बार अपने गंगोत्री से बद्रीनाथ की यात्रा में, जिसे कालंदी खाल ट्रैक भी कहा जाता है, स्वामी जी एक क्रेवास में फंस गए थे। वहाँ से बचकर निकलने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हिमालय के ये सारे रास्ते और इन सभी अनुभवों को तस्वीरों में उतारा जाए। और ऐसे शुरू होता है स्वामी जी के जीवन का तीसरा पड़ाव, जहाँ पहले वो योगी बने, योगी से पर्वतारोहिणी बने और अब हिमालय में ली गई दिलचस्प और रोचक तस्वीरों से उन्हें नया नाम मिला, द साधु हु क्लिक्स और द क्लिकिंग साधु। तो इस आर्ट गैलरी में सुंदरानंद जी द्वारा ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आर्ट गैलरी पूरे साल खुली रहती है, यानी कि जब गंगोत्री के कपाट बंद रहते हैं तब भी ये आर्ट गैलरी खुली रहती है। यहाँ आपको उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी मिल जाएंगी, जिनमें उनके द्वारा ली गई तस्वीरें और उनके हिमालय में बिताए गए 60 वर्षों का अनुभव शामिल है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। आशा करता हूँ कि घर बैठे हमने आपको बर्फ वाली हर्षिल घाटी का अनुभव कराया होगा। और अब जब आप हर्षिल जाने का प्लान कीजिएगा तो सिर्फ हर्षिल नहीं, बल्कि अब आपको पता है कि पूरी हर्षिल घाटी देखनी है। हर्षिल घाटी का शुरुआती गांव सुखी देखना है। हर्षिल में वो पुराना फिल्मी पोस्ट ऑफिस देखना है। हर्षिल के नाम की कहानी वाली शिला देखनी है। इसके पास भोटिया लोगों के बसाए गांव देखने हैं। लामा टॉप से पूरी घाटी को बाज की नज़रों से देखना है। माँ गंगा का माई का मुखबा देखना है और पूरी यात्रा को संपूर्ण करने वाला गंगोत्री धाम का अनुभव करना है। तो अब सिर्फ हर्षिल नहीं, बल्कि पूरी हर्षिल घाटी देखिएगा। हाँ, बस इतनी दरख्वास्त है आपसे कि हर्षिल की खूबसूरती को बनाए रखिएगा। ऊपर वाले ने सच में इसे स्वर्ग बनाया है, तो अपनी गंदगी अपनी जेबों में रखिएगा। तो इसी के साथ बर्फ़ के इस रोमांचक सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कभी ऑन टाइम ऑन सीज़न आके तपोवन गंगोत्री तक जाएंगे और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक सफ़र में। थैंक यू सो मच।